पिछले वीडियो लेसन के दौरान हमने CSS की चंद एक बेसिक और कॉमन प्रॉपर्टीज़ पे बात की थी। इस वीडियो लेसन में जो बकिया प्रॉपर्टीज़ है मैं उन पे बात करूँगा। मेरे सामने ये एक बेसिक पेज डॉट HTML की फ़ाइल ओपन है और अगर तो आप इस ट्रेनिंग कोर्स को फॉलो कर रहे हैं तो अभी तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये वेब पेज जो है ये कैसे हमने क्रिएट किया। इसमें जो डिफरेंट हेडिंग्स आप देख रहे हैं या जो बुलेट्स वगैरह हैं इसको हमने कैसे क्रिएट किया। तो इस वीडियो लेसन में जो है हम इसी वेब पेज को फॉर्मेट करेंगे। इसके ऊपर डिफरेंट जो बकिया प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं CSS की उन पे बात करेंगे। तो इसको आप देख रहे हैं वेब ब्राउज़र में और इसके जो बैक एंड पे हमने CSS की फ़ाइल जो लिंक करवाई हुई है उसको मैं नोटपैड प्लस प्लस के प्रोग्राम में ओपन किया हुआ है। इसको मैं नोटपैड प्लस प्लस के प्रोग्राम को मैक्सिमाइज़ करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि थीम डॉट CSS की फ़ाइल जो है ये हमारे सामने अपीयर हो रही है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स वगैरह मैंने यूज़ किए हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो लेसन में कमेंट्स यूज़ किए थे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते वक्त। तो यहाँ पे भी बेहतर तरीके से कंसंट्रेट करने के लिए कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे बात करें। तो यहाँ पे मैंने वो प्रॉपर्टीज़ लिख दी हैं जिनको हम इस वीडियो लेसन के दौरान यूज़ करेंगे या वो गोल्स जो हमने यहाँ पे सेट किए हैं उनको अकॉम्प्लिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं उनको बल्कि मैंने कमेंट आउट किया और इस वीडियो लेसन में हम वो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। जो पहली प्रॉपर्टी है वो आप देख रहे हैं कि बॉडी या डिव के सिलेक्टर पे हम अप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल मैं बॉडी का सिलेक्टर लिखूंगा। बॉडी का सिलेक्टर लिखने के बाद इसके दरमियान में हम CSS की एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे बैकग्राउंड डैश कलर की। और पिछले कई वीडियो लेसन में मैंने इस प्रॉपर्टी पे डिटेल से बात की है तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा या समझ लग गई होगी कि इस प्रॉपर्टी से क्या मुराद है। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम ये चेक करना चाहते हैं कि आया हमारी जो फाइल है थीम डॉट CSS की जो फाइल है ये बेसिक पेज डॉट HTML के साथ लिंक है भी या नहीं। क्योंकि हम अगर प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते रहे और वो आपस में लिंक ना हुई फाइलें तो हमारे सामने कोई रिजल्ट नहीं अपीयर होगा। तो सबसे पहले हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो लिंक है वो प्रॉपर्ली इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर लिख रहा हूँ और एक हेक्सा कलर कोड जो है यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ और इसको मैं वेब पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप देख रहे हैं कि हमारे सामने जो एक चेंज अपीयर हो रहा है। तो इससे मुराद ये है कि हमारा जो फाइल है हमारी जो फाइल है थीम डॉट CSS की जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट फाइल है ये प्रॉपरली लिंक हुई हुई है बेसिक पेज डॉट HTML के साथ। तो अब हम इस वीडियो लेसन में मज़ीद आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और जिन प्रॉपर्टीज़ पे हमने बात करनी है उनको वन बाय वन करके यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर जो पहली प्रॉपर्टी आप लोगों के सामने अपीयर हो रही है वो विड्थ और हाइट की है। इस पे मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। पहले हम बैकग्राउंड इमेज को डिस्कस कर लेते हैं कि बैकग्राउंड इमेज से क्या मुराद है और इस प्रॉपर्टी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा आप इसके नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं बैकग्राउंड इमेज बेसिकली जब आपने अपने पेजेस को कोई ऐसा बैकग्राउंड देना हो कि जो कि तस्वीर की शक्ल में हो तो आप उसके लिए बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड इमेज लिखता हूँ, बैकग्राउंड डैश इमेज लिखूंगा और फिर उसके बाद कॉलन टाइप करूंगा। इसी तरह जैसे आम प्रॉपर्टीज़ में आप उसकी वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं यहाँ पे भी हमें एक वैल्यू देनी होगी और वैल्यू देने के लिए जो हमें उसका पाथ देना होगा। तो पाथ जो तस्वीर हम यूज़ करना चाहते हैं बैकग्राउंड के तौर पे उसका पाथ जब तक हमें पता नहीं होगा तो हम उसको बैकग्राउंड इमेज के तौर पर नहीं यूज़ कर सकते। तो मैं वापस CSS के इस फ़ोल्डर में आता हूँ जहाँ पर हमारी बेसिक पेज डॉट HTML की फ़ाइल मौजूद है। इसके अलावा थीम डॉट CSS की फ़ाइल भी यहीं पर मौजूद है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस फ़ोल्डर में हमारे सामने ये काफ़ी सारे इमेजेस नज़र आ रहे हैं। तो इन इमेजेस को जो है हम इस वीडियो लेसन के दौरान यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो पहला इमेज मैं यूज़ करना चाहता हूँ बैकग्राउंड इमेज के तौर पे वो आप देख रहे हैं कि उसका नाम है GRBG। फाइल नेम हमने यहाँ पे नोट कर लिया कि हम इस तस्वीर को जो है बैकग्राउंड इमेज के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं। और उसके बाद इसकी अगर मैं एक्सटेंशन देखूँ इसकी टाइप देखूँ तो आप देख सकते हैं कि ये एक JPEG इमेज है। तो जब आपने अपने इमेजेस को बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ करना हो तो आपको उसका पाथ पूरा पता होना चाहिए और उसकी जो एक्सटेंशन प्रॉपर जो टाइप है उसके बारे में सही सही इल्म होना चाहिए। तब ही आप उसको CSS की मदद से बैकग्राउंड इमेज के तौर पे यूज़ करवा सकते हैं। तो मैं वापस थीम डॉट CSS में आऊँगा। अब यहाँ पे वैल्यूज़ एंटर करने के लिए सिंपल मैं पहले URL लिखता हूँ और उसके बाद मैं ये छोटी ब्रैकेट टाइप करूँगा। छोटी ब्रैकेट के बाद मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ उस फाइल का जिसको मैं बैकग्राउंड इमेज के तौर पे यूज़ करना चाहता हूँ। चूँकि हम सेम एग्जैक्ट फोल्डर में मौजूद हैं थीम डॉट CSS की जो फाइल है और जो इमेज हमने यूज़ की है वो सेम एक ही फोल्डर में मौजूद है तो इस वजह से यहाँ पे सिंपल मैंने उसका नाम लिख दिया इमेज का।
तो हमारे सामने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आपका जो इमेज है वो किसी और फ़ोल्डर में मौजूद है तो आपको फिर वहाँ पे उसका पूरे का पूरा पाथ जो है वो बिल्कुल सही देना होगा। जब तक आप वो सही पाथ नहीं देंगे तो आपके सामने वो बैकग्राउंड इमेज डिस्प्ले नहीं होगा। इसको मैं सेव करता हूँ और इसके बाद वेब पेज को अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि हमारे सामने जो एक चेंज अपीयर हो रहा है और जो तस्वीर हम यूज़ करना चाहते थे बैकग्राउंड इमेज के तौर पे वो हमारे सामने बिल्कुल ठीक डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरह आप CSS की मदद से अगर अपने वेब पेजेस को कोई बैकग्राउंड इमेज देना चाहें तो आप उसके लिए बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। मैं वापस theme.css की इस फाइल में आता हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने ऊपर लिखा था कि डिवीजन पे भी हम कोई बैकग्राउंड इमेज यूज़ करेंगे या जो नीचे वाली प्रॉपर्टीज़ है ये यूज़ करेंगे। तो मुझे इल्म है कि बेसिक पेज डॉट HTML की जो फाइल हमने क्रिएट की हुई है इसके अंदर हमने एक डिवीजन यूज़ की है जिसकी आईडी हमने हेडर रखी है। तो मैं सिंपल यहाँ पे मैं उसका सिलेक्टर लिखूँगा और आपको इल्म है कि जब आप किसी डिवीज़न की आईडी की मदद से उसको सेलेक्ट करवाना चाहें CSS में उसका सिलेक्टर लिखना चाहें तो आप उसके लिए हैश का सिंबल यूज़ करते हैं और फिर उसकी आईडी की जो वैल्यू है वो टाइप करते हैं। तो यहाँ पे मैंने हैश और हेडर लिखा तो अब CSS को समझ लग जाएगी कि उसने वेब पेज में किस हिस्से को फॉर्मेट करना है। यहाँ पर मैं बैकग्राउंड डैश इमेज लिखूँगा और फिर उसके बाद कॉलन से इसकी जो वैल्यू है वो मैं स्पेसिफाई करूँगा। कॉलन के बाद URL मैंने टाइप किया। अब मुझे यहाँ पे इसका इमेज का पाथ और इसका पूरा नाम जो है वो सही देना है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इस इमेज को हम GRDIV का जो इमेज है इसको हम यूज़ करना चाहेंगे। तो मैं वापस theme.css में आता हूँ और यहाँ पे मैं GRDIV लिख के इस प्रॉपर्टी को क्लोज़ करूँ। अब अगर मैं वेब पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि आपके सामने कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं आया। उसकी वजह ये है कि हमने जो प्रॉपर्टी लिखी है theme.css में बैकग्राउंड इमेज के लिए तो उसको हमने इनकम्प्लीट रखा है। हम वापस आते हैं theme.css में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि URL के बाद मैंने GRDIV उस फाइल का जो नाम है वो तो बिल्कुल ठीक लिखा, उसका जो पाथ है वो तो बिल्कुल ठीक लिखा। लेकिन यहाँ पर मैं वो स्पेसिफाई करना भूल गया कि ये तस्वीर जो है वो आया एक JPEG तस्वीर है, PNG तस्वीर है या फिर एक गिफ तस्वीर है। तो इस तरह जब तक आप किसी फाइल का जो एग्जैक्ट नेम है उसकी जो एक्सटेंशन है उसकी टाइप आप नहीं लिखेंगे तो आप बैकग्राउंड इमेज की इस प्रॉपर्टी को नहीं यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे मैं GRDIV के बाद इसकी जो टाइप है वो लिखता हूँ .jpg लिखता हूँ। अब अगर मैं वेब पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि हमारे सामने जो है वो वेब पेज पे जो डिवीज़न है उसके बैकग्राउंड पे एक इमेज जो है वो हमें डिस्प्ले होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरह जब आप किसी भी डिवीज़न को कोई बैकग्राउंड इमेज देना चाहें तो उसके लिए भी आप सिंपल बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं और उसके जो फाइल है जो आप यूज़ करना चाहते हैं बैकग्राउंड इमेज के तौर पे उसका जो एग्जैक्ट पाथ है उसका जो नाम है वो आपने बिल्कुल सही देना है। उसके बाद ही जब आप ये सारा डिटेल जो है बिल्कुल सही प्रोवाइड कर देंगे CSS को तो आप उस वेब पेज पे अपने जो डिविजन्स हैं उसके बैकग्राउंड पे एक इमेज को देखेंगे। अब वापस मैं theme.css में आता हूँ। बैकग्राउंड इमेज की जो प्रॉपर्टी है इसको हमने देख लिया है कि कैसे यूज़ करते हैं। इसके बल्कि हम कलर को जो टेक्स्ट का कलर है इसको हम बेहतर करने के लिए मैं कलर की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करता हूँ। क्योंकि जो हम टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं हेडर में वो जो उसका डिफ़ॉल्ट कलर है वो ब्लैक है। अब जो बैकग्राउंड इमेज है वो भी तकरीबन ब्लैक है तो इस वजह से हमारा टेक्स्ट जो है वो छुप गया है इसमें। अब अगर मैं टेक्स्ट की जो वैल्यू है जो कलर की वैल्यू है इसको मैं वाइट कर दूं तो इस डिवीजन का जो टेक्स्ट होगा वो हमारे सामने वाइट कलर में अपीयर होगा। और आप देख रहे हैं कि अब अगर मैं वेब पेज को रिफ्रेश करता हूं तो हमारे सामने कदरे बेहतर रिजल्ट अपीयर हो रहा है। तो इस तरह CSS की मदद से अपने डिवीजन्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। वेब पेजेस में जो सिलेक्टर्स हैं उनको वन बाय वन करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस वक्त जो हेडर की डिवीजन है इसको फॉर्मेट कर रहे हैं और वापस theme.css में मैं आता हूँ। यहाँ पे जो दूसरी जो पहली प्रॉपर्टी थी जिस पे मैंने बात नहीं की वो विड्थ और हाइट की है। तो अगर आप किसी डिवीजन को कोई लंबाई देना चाहें उसको कोई चौड़ाई या ऊंचाई स्पेसिफाई करना चाहें तो आप उसको विड्थ और हाइट की वैल्यू से स्पेसिफाई कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे मैं विड्थ लिखता हूँ, विड्थ की प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इस डिवीजन के लिए और इसकी जो वैल्यू है वो मैं अगर 200 px यानी कि 200 पिक्सल्स रखूँ तो अब मैं CSS की मदद से ये बताने जा रहा हूँ, इस वेब पेज को ये बता रहा हूँ कि जो हेडर की जो डिवीजन है, हेडर का जो आईडी है, इसको आपने 200 पिक्सल से ज़्यादा चौड़ाई नहीं देनी।
तो इस तरह आप अपने वेब पेजेस में कोई डिविजन्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं और फिर उनको विड्थ और हाइट अगर स्पेसिफाई करना चाहें तो वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैं अगर वेब पेज में आके इसको रिफ्रेश करूं तो आप देखेंगे कि वेब पेज जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो जो हेडर की डिवीज़न है वो स्क्वीज़ होगी और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको ये 200 पिक्सेल्स का हिस्सा ही एलोकेट किया गया है, उसको सिर्फ़ इतनी ही स्पेस मुहैया की गई है। तो इस तरह आप सीएसएस की मदद से किसी भी डिवीज़न की विड्थ को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसकी हाइट जो है उसको भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसकी जो चौड़ाई है या जो ऊंचाई है उन दोनों को सीएसएस की विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी की मदद से उसको ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वापस आता हूँ, इसको हम ठीक करते हैं। 700 पिक्सल्स आई थिंक काफ़ी रहेगी इसके लिए और जो हाइट की वैल्यू है इसको मैं 100 px लिख के अगर वेब पेज को इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि अब हमारे पास जो है कदरे बेहतर किस्म का रिज़ल्ट अपीयर हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं विड्थ एंड हाइट की, इसको भी हमने डिटेल से देख लिया कि अगर आप किसी भी हिस्से पे कोई किसी भी डिवीज़न की कोई लंबाई, ऊंचाई या चौड़ाई जो है वो स्पेसिफाई करना चाहें तो आप उसके लिए विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी डिवीज़न को या बॉडी का जो टैग है या जो बॉडी है आपके पेज की उसको एज अ होल कोई बैकग्राउंड इमेज यूज़ करवाना चाहें तो उसके लिए आपको बैकग्राउंड डैश इमेज की प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी। मैं वापस उस फ़ोल्डर में आऊँगा जहाँ पे हमने इमेजेस वगैरह सेव किए हुए हैं और यहाँ से अब अगर हम चाहेंगे कोई डिफरेंट इमेज हम यूज़ करना चाहते हैं बैकग्राउंड इमेज के तौर पे, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है बीजी स्मॉल की, इसको मैं यूज़ करता हूँ। मैं वापस थीम डॉट सी एस एस में आता हूँ और बॉडी के सिलेक्टर के लिए जो बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी है इसमें वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पे बीजी स्मॉल लिखूँगा। अब अगर मैं वेब पेज को रिफ़्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक मुख्तलिफ रिज़ल्ट अपीयर हो रहा है। यहाँ पे आपके सामने जो है एक रेपिटिशन आपको नज़र आ रही है कि जो हमारा बैकग्राउंड इमेज है वो एक टाइलिंग किस्म का, जिस तरह आप टाइल्स वगैरह देखते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने एक इस तरह का रिज़ल्ट अपीयर हो रहा है। तो उसकी वजह ये है कि जब आप कोई इमेज यूज़ कर रहे हो बैकग्राउंड इमेज के तौर पे और अगर तो वो साइज़ में छोटा है, इतना बड़ा इमेज नहीं है कि वो आपकी पूरी की पूरी स्क्रीन को फिल कर सके, तो जो वेब ब्राउज़र है वो सीएसएस से जब आप स्पेसिफाई करते हैं बैकग्राउंड इमेज को तो वो उसकी रेपिटेशन शुरू कर देता है, उसको वो दोहराना शुरू कर देता है और वो तब तक आपके सामने वो बैकग्राउंड इमेज रिपीट होता रहेगा जब तक कि वो आपके पूरे के पूरे वेब पेज की स्क्रीन को फिल नहीं कर देता। तो इसको टाइलिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने जो बैकग्राउंड इमेज यूज़ किया ये काफ़ी छोटा था, तो इस वजह से हमारे सामने ये एक इस तरह का इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है कि जो डिफरेंट टाइल्स लगी हुई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम वापस आते हैं थीम डॉट सी एस एस में। इसकी जो मार्जिन है इसको मैं थोड़ा सा ठीक करता हूँ। मार्जिन की वैल्यू जो लेफ़्ट और राइट मार्जिन है इसको मैं 100 पिक्सल्स दूंगा ताकि हम इस वेब पेज को थोड़ा सा बेहतर तरीके से देख सकें। अब आप देख रहे हैं कि हमने वेब पेज का मार्जिन सेट कर दिया। अब यहाँ पे जो अगली प्रॉपर्टी है जिस पे मैं बात करना चाह रहा था वो बैकग्राउंड के मुतालिक ही है और ख़ास तौर पे बैकग्राउंड के जो इमेजेस हैं उससे मुतालिक है। यहाँ पे हम इसकी रेपिटेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं सीएसएस की मदद से। अगर कोई ऐसा इमेज हो जिसका साइज़ जो है वो छोटा हो वेब पेज की निस्बत, तो हम उसकी रेपिटेशन को कि वो कितनी दफ़ा दोहराया जाए या किस तरह दोहराया जाए हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड डैश रिपीट मैं लिखूंगा और यहाँ पे 3 वैल्यूज़ या 3 कीवर्ड्स जो हैं वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। सबसे पहली ऑप्शन जो है वो नो डैश रिपीट की है। अब अगर मैं यहाँ पे नो डैश रिपीट लिखने के बाद वेब पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि वो इमेज जो बैकग्राउंड इमेज के तौर पे हम यूज़ करना चाह रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही दफ़ा हमारे सामने वेब पेज पे अपीयर होगा। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे कि एक टाइलिंग का इफेक्ट आपके सामने अपीयर हो रहा था, रेपिटेशन आपको नज़र आ रही थी, वो इफेक्ट अब आपके सामने नहीं आ रहा बल्कि एक ही दफ़ा पूरे इस वेब पेज में जो बैकग्राउंड इमेज है वो एक ही दफ़ा यूज़ किया गया। तो इस तरह आप टाइलिंग के इफेक्ट को अगर ख़त्म करना चाहते हो तो उसके लिए आप जो बैकग्राउंड रिपीट की ऑप्शन है, जो बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करते हुए नो रिपीट की वैल्यू जैसे ही टाइप करेंगे तो आपकी जो इमेज है वो रिपीट नहीं होगा बल्कि एक ही दफ़ा वेब पेज में अपीयर होगा। इसके अलावा हो सकता है कि आप एक दफ़ा रिपीट ना करवाना चाहते हो, सिर्फ एक दफ़ा इमेज को ना अपीयर करवाना चाहते हो, किसी ख़ास एक्सिस के गिर्द जो है आप रेपिटेशन करवाना चाहते हो, तो उसके लिए जो अगली वैल्यू है या जो अगली कीवर्ड है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिपीट और डैश वाई।
यहाँ पे मैंने रिपीट डैश वाइल लिख दिया। तो अब CSS की मदद से हम वेब ब्राउज़र को ये बता रहे हैं कि जो बैकग्राउंड इमेज हम यूज़ कर रहे हैं इसको आपने वाई एक्सिस पे सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर से नीचे की तरफ आपने इसको रिपीट करना है, दाएं से बाएं की तरफ इस इमेज को रिपीट नहीं करना है। इसको अगर मैं वेब ब्राउज़र में देखूं तो आप देखेंगे कि अब जो रिपीटिशन है वो आप देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ तो हमें इमेज रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन दाएं से बाएं की तरफ इमेज हमें रिपीट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह अगर आप वाई एक्सिस पे अपने इमेज को रिपीट करवाना चाहें तो आप उसके लिए बैकग्राउंड रिपीट की जो वैल्यू है रिपीट डैश वाई आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो अपोजिट है वो आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर आप एक्स एक्सिस के अपने इमेज को रिपीट करवाना चाहें तो उसके लिए आप रिपीट डैश एक्स की वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। रेपिटेशन के अलावा CSS की मदद से आप बैकग्राउंड इमेजेस की पोजीशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड डैश पोजीशन लिखूँगा। अब वैल्यूज़ यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ 9 के करीब जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ बैकग्राउंड डैश पोजीशन के लिए। और पहली जो वैल्यू यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ वो टॉप की है। तो इससे मुराद ये है कि जो बैकग्राउंड पोजीशन के लिए हम कोई इमेज यूज़ कर रहे हैं उसकी जो पोजीशन है वो उसको टॉप पे ही रखे, उसको ना वो बॉटम पे लेके जाए ना वो उसको सेंटर पे लेके जाए। तो जो पहला हमने लफ्ज़ लिखा टॉप, इससे मुराद ये है कि जो आप बैकग्राउंड यूज़ करेंगे उसको वो वेब पेज टॉप पे ही रखेगा, ऊपर वाले हिस्से पे ऊपरी हिस्से पे ही रखेगा वेब पेज के। और उसके बाद आगे हम स्पेस के बाद 3 वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। आया हम इसको लेफ्ट पे रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं या राइट पे रखना चाहते हैं। तो टॉप से मुराद ये है कि हम इसको ऊपर वाले हिस्से पे रखेंगे, वेब पेज के ऊपरी हिस्से पे रखेंगे और उसके बाद 3 वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू यूज़ करते हुए हम उसको या तो दाईं तरफ रख सकते हैं, बाईं तरफ रख सकते हैं या फिर दरमियान में रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड डैश पोजीशन लिखने के बाद टॉप मैंने लिखा और जब इसकी अगली वैल्यू मैं यूज़ करना चाहूँ इसको मैं लेफ़्ट लिखता हूँ। अब अगर मैं वेब पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि हमारा जो इमेज है, जो बैकग्राउंड इमेज है वो लेफ्ट साइड पे हमें नज़र आएगा, टॉप लेफ्ट पे। अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसकी वजह ये है कि हमने बैकग्राउंड रिपीट की जो ऑप्शन है उसको हमने एक्स एक्सिस के गिर्द रेपिटेशन उसकी रखी हुई है। तो इसको मैं यहाँ से जो बैकग्राउंड रिपीट की ऑप्शन थी इसको मैं डिलीट करता हूँ और जो वैल्यू नो रिपीट की है इसको मैं यूज़ करूँगा। अब अगर मैं वेब पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि अब जो हमारा बैकग्राउंड इमेज है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही दफ़ा हमारे सामने रिपीट हो रहा है और उसकी जो पोजीशन है वो टॉप लेफ़्ट पे है, इस वेब पेज के ऊपरी हिस्से पे बाईं जानिब है। तो यहाँ पे आप जो पहली वैल्यू है वो टॉप लिखेंगे, उसके बाद आप 3 वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं, उनका कॉम्बिनेशन टॉप, राइट और सेंटर। अब अगर मैं राइट लिखता हूँ तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो इमेज है वो दाएँ तरफ चला गया, बैकग्राउंड इमेज दाएँ तरफ चला गया। इसी तरह अगर मैं पहली वैल्यू को सेंटर कर दूं तो हमारी बैकग्राउंड पोजीशन की इस प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि हम जो बैकग्राउंड इमेज यूज़ करना चाह रहे हैं उसकी पोजीशन बिल्कुल पेज के दरमियान में हो और दाईं तरफ हो। अगर मैं वेब पेज को रिफ्रेश करता हूं तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल वही पोजीशन हमारे सामने अपीयर हो रही है जो कि हमने CSS की मदद से यूज़ की है। तो इस तरह आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको दूसरी वैल्यू को भी सेंटर कर दूं, अब हमारी जो पोजीशन है बैकग्राउंड इमेज की वो बिल्कुल सेंटर में होगी, यानी कि वो बॉटम वाले हिस्से में नहीं होगी, ना ही टॉप के हिस्से पे होगी, बिल्कुल सेंटर में हमारे सामने अपीयर होगी। और इसी तरह आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। जो पहली वैल्यू है उस पे आप 3 वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं, टॉप, सेंटर और बॉटम। और उसके बाद जो अगली जो वैल्यू है उस पे आप भी 3 कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, 3 वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं, लेफ़्ट, सेंटर और राइट। तो आप इस तरह करके डिफरेंट वेरिएशंस कर सकते हैं, कॉम्बिनेशंस यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास तकरीबन 9 की पोजीशन 9 पोजीशंस जो हैं वो मिल जाएंगी और 9 पोजीशंस पे आप अपने बैकग्राउंड इमेज को सेट करवा सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं पहली वैल्यू को बॉटम लिख देता हूँ और जो आखिरी जो सेकंड वैल्यू है उसको अगर मैं लेफ़्ट लिखूँ, अब अगर मैं वेब पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि हमारा जो बैकग्राउंड इमेज है वो बिल्कुल बॉटम पे चला गया और लेफ़्ट साइड पे बाईं तरफ हमारे सामने अपीयर हो रहा है। अब तक आपने ये देख लिया कि हम बैकग्राउंड इमेज को यूज़ कर सकते हैं और अगर तो वो इमेज छोटा हो तो उसको हम रेपिटेशन की मदद से कंट्रोल भी कर सकते हैं। उसको हम अगर रिपीट करवाना चाहें उसको एक एक्सेस के गिर्द ही एक एक्सेस पर ही रिपीट करवा सकते हैं, ख्वाह वो एक्स एक्सेस हो या वाई एक्सेस हो, या उसको एक ही दफ़ा रिपीट सिर्फ नो रिपीट की ऑप्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं कि सिर्फ एक ही दफ़ा हमारे सामने वेब पेज में अपीयर हो। और इसके अलावा हमने विड्थ और हाइट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे भी बात की कि अगर हम किसी डिवीज़न की कोई विड्थ और हाइट स्पेसिफाई करना चाहें तो
वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब तक यहाँ पे जितनी भी मैंने प्रॉपर्टीज़ बात की है बैकग्राउंड इमेज की, वो तकरीबन सब की सब इंडिविजुअल थी, वन बाय वन करके आपने उन तमाम प्रॉपर्टीज़ को देखा। अब हम इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को एक ही CSS की प्रॉपर्टी में कंबाइन करेंगे। तो मैं नीचे वाली जो दो वैल्यूज़ हैं रेपिटेशन की और पोजीशन की प्रॉपर्टी, इनको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पे टॉप पे जो बैकग्राउंड इमेज है इसको मैं चेंज करता हूँ, सिंपल मैं बैकग्राउंड लिखूँगा और उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारा जो URL है वो तो सेम है, ठीक है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर मैं वेब पेज को इस CSS फाइल को सेव करके रिफ़्रेश करूँ, तो आप देख रहे हैं कि हमारे सामने बैकग्राउंड इमेज जो है वो अपीयर हो रहा है और वो रिपीट हो रहा है हमारे सामने। तो हमारा जो इफ़ेक्ट है वो एक प्रॉपर्टी तो हमने यूज़ कर ली, इसकी एक वैल्यू तो यूज़ कर ली। अब अगर मैं यहाँ पे स्पेस दूँ और उसके बाद नो डैश रिपीट, जो हमने नो रिपीट के लिए वैल्यू यूज़ की थी वो यहाँ पे मैं टाइप करूँ और इसी तरह इसकी पोजीशन को भी मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि बॉटम लेफ्ट पे हम इसको स्पेसिफाई करना चाहते हैं। अब अगर मैं वेब पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा बैकग्राउंड इमेज है वो रिपीट भी नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही दफ़ा हमारे सामने अपीयर हो रहा है और उसकी जो पोजीशन है वो भी बिल्कुल बॉटम में लेफ्ट साइड पर बाईं तरफ है। तो इस तरह आप उन तीनों प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन करके अगर यूज़ करना चाहें उस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल बैकग्राउंड डैश रिपीट लिखें, उसकी वैल्यू टाइप करें, या बैकग्राउंड डैश पोजीशन लिखें, उसकी वैल्यू टाइप करें, बैकग्राउंड डैश इमेज लिखें, उसकी वैल्यू टाइप करें, या फिर अगर आप इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को एक ही प्रॉपर्टी में कंबाइन करना चाहते हो तो सिंपल आप बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी लिख के इन तीनों वैल्यूज़ को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब फ़र्क ये है कि जो बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड पोजीशन की प्रॉपर्टी है या बैकग्राउंड रेपिटेशन की प्रॉपर्टी है, ये तीनों डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ज़ाहिर बात है कि जब आप इनको टाइप करेंगे आपका टाइम भी कंज्यूम होगा, आपकी जो वेब स्पेस है, जो CSS की फ़ाइल है, अगर तो ये एक ही डिवीज़न के लिए है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपकी वेब पेज में हो सकता है कि 10-20 डिवीज़न्स हों, अब आप हर एक के लिए अलग-अलग जब प्रॉपर्टीज़ लिखना शुरू करेंगे तो आपकी जो फ़ाइल साइज़ है वो भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह फ़ाइल साइज़ की बचत के लिए, अपना टाइम बचाने के लिए जो प्रोफ़ेशनल तरीके आप उसको यूज़ करें कि इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को आप एक ही प्रॉपर्टी में कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सिंगल भी यूज़ करते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप अगर पसंद नहीं करते या याद नहीं रहता तो आप उस तरह सिंगल भी वन बाय वन करके उस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इमेज की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पे बात करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो लेसन के दौरान अगली जिन प्रॉपर्टीज़ पे मैं बात करूँगा वो लिस्ट से रिलेटेड हैं, UL के टैग से रिलेटेड हैं। और यहाँ पे अगर मैं वेब पेज में आऊँ तो आप देख रहे हैं कि UL के टैग और LI के टैग की मदद से जो हमने लिस्ट तैयार की है वो हमारे सामने इस तरह अपीयर हो रही है। तो हम CSS की मदद से इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए पहले तो मैं अगर बेसिक पेज डॉट HTML में आता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने डिफरेंट लिस्ट यूज़ की हैं UL के टैग्स की मदद से और इसके अंदर हमने LI के जो टैग हैं ये यूज़ किए हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि CSS में आप किसी भी टैग को अगर यूज़ करना चाहें, जो आप HTML में टैग यूज़ करते हैं, आप CSS में उसका सेलेक्टर जो है उस टैग को यानी कि फॉर्मेट भी कर सकते हैं, उसका सेलेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम UL को फॉर्मेट करना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं UL का सेलेक्टर लिखता हूँ, सिंपल मैंने UL लिखा और उसके बाद दो कर्ली ब्रेसेस टाइप करूँगा, इसके दरमियान में मैं अपना जो प्रॉपर्टी है वो लिखूँगा और यहाँ पे जो पहली प्रॉपर्टी है वो लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप की है और यहाँ पे मैं डिफरेंट वैल्यूज़ यूज़ कर सकता हूँ, डिफरेंट कीवर्ड्स यूज़ कर सकता हूँ। पहला जो कीवर्ड है वो डिस्क का है और इसको अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो आप देख रहे हैं कि हमारे सामने कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, बल्कि कोई फ़र्क भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि वेब ब्राउज़र जो है वो डिफ़ॉल्ट जो बुलेट्स आपके सामने पेश करता है वो डिस्क फॉर्मेट में होती हैं। तो यहाँ पे इसकी अगर वैल्यू को मैं नन कर दूँ, यानी कि मैं कोई फॉर्मेटिंग नहीं अप्लाई करवाना चाहता इन बुलेट्स पे, तो मैं नन लिखूँगा और इसके बाद अगर मैं वेब पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप देख रहे हैं कि वो बुलेट्स जो अभी थोड़ी देर पहले तक अपीयर हो रही थी हमारे वेब पेज पे वो गायब हो चुकी हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको बल्कि हम दोबारा डिस्क कर देते हैं ताकि देखते हैं कि हमारा जो फॉर्मेट है वो किस तरह अपीयर होता है। तो डिस्क लिखूँगा, आप देखेंगे कि वही जो हमने यूज़ की थी डिस्क वो हमारे सामने वापस अपीयर हो रही हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें बुलेट्स को, अपनी जो ये गोलियाँ छोटी-छोटी, इनको आप सर्कल की अपीयरेंस भी दिला सकते हैं, यानी कि सर्कल के तौर पे ये आपके सामने अपीयर होंगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो जो ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, आप इसको स्क्वायर के तौर पे भी अपनी जो बुलेट्स हैं या ये जो CSS की मदद से जितने भी आपके
वेब पेज में बुलेट्स होंगी, आप उनको फॉर्मेट कर सकते हैं। स्क्वायर शेप दे सकते हैं, सर्कल शेप दे सकते हैं, डिस्क शेप दे सकते हैं, या फिर अगर कोई शेप ना देना चाहें तो आप वो तमाम की तमाम वैल्यूज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बुलेट्स की इन डिफ़ॉल्ट अपीयरेंस के अलावा आप CSS की मदद से किसी इमेज को भी बुलेट के तौर पे अपीयर करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं। यहाँ पे मैं लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप के बजाय लिस्ट डैश स्टाइल डैश इमेज लिखूंगा और उसके बाद URL, जैसे आपने बैकग्राउंड इमेज के तौर पे देखा था, इसको URL में टाइप करता हूँ और उसके बाद एक ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, छोटी ब्रैकेट यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ और इसका जो पाथ है आप देख रहे हैं कि बुलेट की ये जो फाइल है इसको हम यूज़ करेंगे, तो आपको एग्जैक्ट पाथ और उसका पूरा नाम पता होना चाहिए, bullet.png। अब अगर मैं इस प्रॉपर्टी को क्लोज करने के बाद रिफ्रेश करूं वेब पेज को, तो आप देखेंगे कि वो तमाम हिस्से जहां पे बुलेट हमारे सामने अपीयर हो रही थी वहां पे अब ये छोटे छोटे दिल आपके सामने अपीयर हो रहे हैं। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि जो इमेज आप बुलेट के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं उसका साइज़ छोटा होना चाहिए। ये ना हो कि आपका जो इमेज है जो आप बुलेट के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं वो काफ़ी बड़ा हो तो आपके पास वो रिज़ल्ट नहीं अपीयर होंगे। ये वेब पेज जो है आपके सामने बुलेट को उसी तरह अपीयर करवाएगा, रीसाइज़ या श्रिंक नहीं करता। तो आपको बुलेट का साइज़ छोटा रखना होगा अगर आप उसको इमेज के तौर पे यूज़ करवाना चाहते हैं। और यहाँ पे अगली जो प्रॉपर्टी या अगला जो सेलेक्टर हम टाइप करते हैं LI का सेलेक्टर है। अब हम LI के सेलेक्टर में फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। यहाँ पे लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप को मैं इसकी जो वैल्यू है, हम यहाँ पे कोई बुलेट स्टाइल नहीं अप्लाई कराना चाहते तो मैं नन की वैल्यू टाइप करता हूँ। उसके बाद LI का सेलेक्टर लिखूँगा और यहाँ पर पहली जो वैल्यू हम यूज़ करेंगे, बल्कि ऊपर जो UL का जो सेलेक्टर है इसमें हम इसको मज़ीद वैल्यूज़ या मज़ीद कुछ एट्रीब्यूट्स CSS की प्रॉपर्टीज़ टाइप करते हैं। यहाँ पे हम इसके मार्जिन को भी ज़ीरो करार देते हैं और इसी तरह इसका जो पैडिंग है इसको भी ज़ीरो करार देते हैं। और इसके बाद जो सारी फॉर्मेटिंग है, हम जो बुलेट वगैरह अपीयर करवाएंगे वो LI के सेलेक्टर में बैकग्राउंड की जो प्रॉपर्टी हमने थोड़ी देर पहले तक डिस्कस की थी या यूज़ की थी उसकी मदद से अपीयर करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी टाइप करता हूँ और उसी तरह इसका URL मैं टाइप करूँगा। और यहाँ पे मुझे पता है कि जो हमने इमेज यूज़ करना है बुलेट के तौर पे वो bullet.png है। इस प्रॉपर्टी को अब मैं क्लोज करता हूँ और इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देख रहे हैं कि हमारे सामने जितनी भी आइटम्स थे या जो बुलेट्स थी वो अपीयर तो हो रही हैं, उनके जो बैकग्राउंड इमेज है वो तो अपीयर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब हमारे सामने रेपिटेशन शुरू हो गई है। यहाँ पे हमने बुलेट को एग्जैक्टली बुलेट के तौर पे नहीं यूज़ किया, हमने उसको बैकग्राउंड इमेज के तौर पे यूज़ किया और इस बैकग्राउंड इमेज को हम एक बुलेट में कन्वर्ट करवाएंगे ताकि हम बाद में जो लिस्ट है इसको हम कोई नेविगेशन बार वगैरह बनाना चाहें या कोई मेन्यू सिस्टम बनाना चाहें, कोई मेन्यू बनाना चाहें तो हमें आसानी हो। तो यहाँ पे हमने इसकी जो रेपिटेशन है वो आप देख रहे हैं कि ये रिपीट हो रहा है हमारा जो इमेज है। तो उसके लिए जो अगली वैल्यू है इसको मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ नो डैश रिपीट। और इसको अब अगर मैं रिफ्रेश करूं तो आप देख रहे हैं कि तमाम जितने भी हमारे पास आइटम्स हैं या जो बुलेट्स हैं वो अपीयर तो हो रही हैं, लेकिन वो बिल्कुल टेक्स्ट के साथ मिली हुई हैं। जो हमारा टेक्स्ट है बुलेट्स का वो भी ब्लैक कलर में और बुलेट भी ब्लैक कलर में, तो इस वजह से कोई ख़ास अपीयरेंस हमें नज़र नहीं आ रही। इसको थोड़ा सा मज़ीद ठीक करते हैं। यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है वो भी अगर मैं स्पेसिफाई करना चाहूँ वो भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि बैकग्राउंड की जो प्रॉपर्टी है इसमें आप इमेज की प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड की जो रेपिटेशन की प्रॉपर्टी और जो पोजीशन की प्रॉपर्टी उन तीनों को यूज़ कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो हम तीनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हमने कंबाइन किए हैं LI के सेलेक्टर में। और उसके बाद जो इसका मार्जिन है ये मैं स्पेसिफाई करता हूँ, 3 ज़ीरोज़ में टाइप करूँगा जिससे मुराद ये है कि टॉप, राइट और बॉटम के मार्जिन जो है वो 0 हो और बाईं तरफ का मार्जिन 10 पिक्सल्स का हो। तो आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट या बुलेट जो है थोड़ा सा इंडेंट हो गया, अंदर की तरफ चले गए। इसी तरह जो पैडिंग की वैल्यू है ये भी मैं स्पेसिफाई करता हूँ। यहाँ पे मैं 20 पिक्सल्स, जो इसकी चौथी वैल्यू है 20 पिक्सल्स रखूँगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे सामने जो है कदरे बेहतर किस्म का रिजल्ट अपीयर हो रहा है। इसको मैं 25 पिक्सल्स कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि अब हमारे सामने जो इमेज है या जो ये लिस्ट है ये काफ़ी बेहतर तरीके से अपीयर हो रही है। तो इस तरह आप UL की मदद से भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और LI की मदद से भी, अगर आप अपने लिस्ट को फॉर्मेट करना चाहें तो आप इसकी मदद से भी अपनी लिस्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है उस पे मैं बात करता हूँ, वो है डिस्प्ले इनलाइन की। डिस्प्ले इनलाइन की प्रॉपर्टी की मदद से हम इस लिस्ट में जितने भी बुलेट्स हैं इनको एक ही लाइन में पेश करेंगे, एक ही लाइन में शो करवाएंगे।
तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले लिखता हूँ, सिंपल मैं डिस्प्ले लिखूंगा DISPLAY, और उसकी जो वैल्यू है वो मैं इनलाइन यहाँ पे अगर टाइप करूँ। अब अगर मैं वेब पेज में आके, वेब ब्राउज़र में आके इस वेब पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि वो तमाम की तमाम बुलेट्स जो कि थोड़ी देर पहले तक अलग-अलग लाइन पर मौजूद थी, वो सब हमारे सामने एक ही लाइन पे अपीयर हो रही हैं। और आप में से अक्सर लोग ये सोच रहे होंगे कि इस तरह का इफ़ेक्ट क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है लिस्ट को, तो लिस्ट की फॉर्म में ही होना चाहिए, यानी कि आइटम है वो अलग-अलग लाइन पर हो, लेकिन यहाँ पे हमने ऐसा इफ़ेक्ट क्यों क्रिएट किया? तो CSS की मदद से जो लिस्ट्स हैं इनको हम इस तरह फॉर्मेट करवा सकते हैं और फिर इसको हम नेविगेशन बार के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। मेन्यू जो है यहाँ पे हम जो भी लिंक्स होंगे, अगर हम वेब पेजेस टू वेब पेजेस आपस में लिंक करवाना चाहें तो हम यहाँ पे उनको भी यहाँ पे लिंक करवा सकते हैं, या फिर अगर किसी दूसरी वेबसाइट तक लिंक को लेके जाना चाहें तो हम इनलाइन की प्रॉपर्टी की मदद से उसको एक हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार के तौर पे अपीयर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने CSS की जो तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूज़ कर ली हैं। जो लिस्ट स्टाइल टाइप है, लिस्ट स्टाइल इमेज है, और जो इनलाइन की प्रॉपर्टी थी डिस्प्ले की वो हमने यहाँ पे यूज़ कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली जो प्रॉपर्टी जिस पे मैं बात करूँगा इस वीडियो लेसन के दौरान वो एंकर की प्रॉपर्टी है। एक ही प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे इस वेब पेज में कोई लिंक मौजूद नहीं है, और आपको इल्म होगा कि लिंक क्रिएट करने के लिए हम सिंपल ए का टैग यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे टी शॉप का जो ये टेक्स्ट है यहाँ पे एक लिंक क्रिएट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मैं सिंपल ए का टैग स्टार्ट करता हूँ और फिर href का जो एट्रीब्यूट है ये लिखूंगा, और इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ जिस वेबसाइट तक मैं लेके जाना चाहता हूँ तो वहाँ पे मैं http: और 2 फॉरवर्ड स्लैशेस टाइप करूँगा, और जो पाथ है वहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ www.spinzer.com, और इसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को मैं क्लोज करता हूँ। इसी तरह इस टैग को हम क्लोज करते हैं, चूँकि इसमें एट्रीब्यूट हमने स्टार्ट किया था ए का, तो इसको हम टैग को भी क्लोज करेंगे, और इसकी जो एंडिंग टैग है, जो इसका कंटेनर टैग है, उसको भी हम इस तरह इसकी एंडिंग करते हैं, इसके टैग को क्लोज करते हैं। अब अगर मैं वेब पेज पे आके वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूं तो अब आप देखेंगे कि हमारे सामने जो टेक्स्ट है टी शॉप का, ये लिंक की सूरत में हमारे सामने अपीयर हो रहा है। तो इस तरह आप लिंक क्रिएट करते हैं और इनको अब हम फॉर्मेट करना स्टार्ट करते हैं, बल्कि यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ। हम जो आइटम्स हैं, जो लिस्ट एलिमेंट्स हैं, हम इन्हीं को फॉर्मेट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं li का टैग है, इसके अंदर मैं ए के टैग को इनक्लोज करता हूँ। यहाँ पे मैं href और इसी तरह जो वैल्यूज़ हैं मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल हैश का सिंबल यूज़ करता हूँ। सिर्फ हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे हम कोई लिंक यूज़ करेंगे, और इसी तरह ए के टैग को यहाँ पे अगर मैं अब क्लोज करूँ तो वेब पेज पे आप देखेंगे कि जो हमारा पहला आइटम है इस लिस्ट में वो हमारे सामने लिंक हो चुका है किसी दूसरे वेब पेज के साथ या किसी दूसरी वेबसाइट के साथ। तो इस तरह वन बाय वन करके मैं इन तमाम बुलेट्स को, इस लिस्ट में जो तमाम बुलेट्स हैं इन सबको हाइपरलिंक करता हूँ, और उसके बाद अब मैं वेब ब्राउज़र में आके जब एक दफ़ा वेब पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि ऊपर वाली लिस्ट पे हमने हर बुलेट के अगेंस्ट जो है कोई ना कोई लिंक ऐड करवा दिया। तो इस तरह हमने यहाँ पे लिंक्स वगैरह ऐड करवा दी हैं। अब हम theme.css में इसकी स्टाइलिंग जो है वो शुरू करते हैं। तो मैं नोटपैड प्लस प्लस के प्रोग्राम को ओपन करता हूँ, और यहाँ पर हम ऐसा कर लेते हैं कि जो ऊपर वाली लिस्ट है इसको ही हम सिर्फ फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने यूएल का टैग लिखा था। तो theme.css में जब हमने यूएल का टैग लिखा तो वो हर उस यूएल के ऊपर या हर उस बुलेट के ऊपर जो है वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है जो इस वेब पेज में उसको नज़र आएगी। तो हम इसको मज़ीद स्पेसिफिक कर लेते हैं। हम पिछले वीडियो, एक दो वीडियो लेसन पहले हमने चाइल्ड पेरेंट कॉन्सेप्ट पे बात की थी, उसी हिसाब से यहाँ पे हम सिर्फ ऊपर वाला लिंक्स हमने ऐड किए हैं, सिर्फ इसी लिस्ट को जो है हम फोकस करना चाहते हैं CSS की मदद से, सिर्फ और सिर्फ इसी पर काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं चाइल्ड पेरेंट कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी जो क्लास है, इस यूएल के टैग के ऊपर जो क्लास है वो टी टाइप्स की है। तो इसका मतलब ये है कि ये यूएल का जो टैग है या यूएल का जो सिलेक्टर है, ये ऊपर वाली जो क्लास है टी टाइप्स का, उसका ये चाइल्ड है। तो हम इसको इस तरह फोकस करेंगे। यहाँ पे मैं theme.css में अगर यूएल से पहले डॉट टाइप करूँ और उसके बाद टी टाइप्स लिखूँ, स्पेस देके यूएल टाइप करूँ, तो अब हम CSS की मदद से ये बता रहे हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ उसी यूएल के टैग को फॉर्मेट करना है जो कि टी टाइप्स का चाइल्ड हो, टी टाइप्स का बच्चा हो। तो इस तरह जो नीचे वाली हमारी जो बुलेट्स हैं, नीचे वाली जो लिस्ट है वो उस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगी, और हम फॉर्मेटिंग है वो स्पेसिफिक कर दी है, सिर्फ और सिर्फ इसी टी टाइप्स की क्लास के लिए मखसूस कर दी है।
तो इसी तरह इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे जो li का टैग है इस पर भी मैं इसको अप्लाई करूँगा, t टाइप्स डॉट टी टाइप्स स्पेस ul और उसके बाद फिर स्पेस li। तो अब हमने अपनी जो फॉर्मेटिंग है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली लिस्ट तक ही महदूद कर दी है। इसको मैं वेब पेज में रिफ्रेश करूं तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये चेंज अपीयर होता हुआ नज़र आ रहा है और जो नीचे वाली लिस्ट है वो जो डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र की फॉर्मेटिंग है उसी तरह हमारे सामने फॉर्मेट होती हुई हमें नज़र आ रही है। CSS की मदद से ऊपर वाली लिस्ट को मखसूस करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम अब लिंक्स को फॉर्मेट करना शुरू करेंगे। तो उसके लिए मैं वापस theme.css में आता हूँ और यहाँ पे मैं ए का सिलेक्टर टाइप करूँगा और फिर उसके बाद इन कर्ली ब्रेसेस के दरमियान इसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहली प्रॉपर्टी जिसमें मैं बात करूँगा वो टेक्स्ट डेकोरेशन की है और ये प्रॉपर्टी लिंक्स के साथ ही मखसूस नहीं है, ये आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करवा सकते हैं और यहाँ पे मैंने इसको इसलिए यूज़ किया क्योंकि पिछले वीडियो लेसन में हमने इसको यूज़ नहीं किया था और यहाँ पे हमारे पास एक बेहतर मौका है इसको सही तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो यहाँ पे इस वजह से मैं ए का जो सिलेक्टर है इसके दरमियान में इसके अंदर इस प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी इसका मकसद क्या है कि इसकी मदद से आप अपने टेक्स्ट को डेकोरेट कर सकते हैं। उसको अगर आप अंडरलाइन करवाना चाहें अंडरलाइन करवा सकते हैं, उसके ऊपर आप लाइन डालना चाहें ओवरलाइन करवा सकते हैं, लाइन थ्रू या ब्लिंक की ऑप्शन इन वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो टेक्स्ट डेकोरेशन की वैल्यू मैं लिखूँगा वो नन मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि जब आप HTML में लिंक्स वगैरह क्रिएट करते हैं ए के टैग की मदद से आप लिंक्स क्रिएट करेंगे तो जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग है वेब ब्राउज़र आपको वो लिंक उस डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग में पेश करेगा। तो हम डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग है उस पे काम नहीं करना चाहते, हम अपनी मर्ज़ी की फॉर्मेटिंग करवाना चाहते हैं लिंक्स के लिए। तो इस वजह से सबसे पहली जो ऑप्शन है यहाँ पे सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है ए के टैग्स के लिए उसको मैं ये चाहता हूँ कि जो लिंक्स हैं उनको वो उसकी फॉर्मेटिंग जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग है उसको वो नन करार दें। तो अब अगर मैं वेब पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लिंक्स थे उनके नीचे आपको एक अंडरलाइन नज़र आ रही थी वो यहाँ से गायब हो चुकी है। तो बेसिकली हमारा जो मकसद था वो नीचे से अंडरलाइन को हटाना था, तो इस वजह से हमने टेक्स्ट डेकोरेशन की वैल्यू को जब नन लिखा और उसके बाद वेब ब्राउज़र में वेब पेज को रिफ्रेश किया तो आपने देखा कि जो नीचे अंडरलाइन आपको नज़र आ रही थी लिंक्स के नीचे वो वहाँ से गायब हो चुकी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इस प्रॉपर्टी की मदद से आप अपने टेक्स्ट को डेकोरेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं अंडरलाइन की वैल्यू लिखूँ और इसके बाद वेब पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि वही अंडरलाइन जो थोड़ी देर पहले यहाँ से गायब हो चुकी थी वापस हमारे सामने अपीयर हो रही है। इसके अलावा और वैल्यूज़ भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओवरलाइन की वैल्यू अगर आप यूज़ करेंगे तो टेक्स्ट के ऊपर आपको एक लाइन नज़र आएगी। इसके अलावा आप लाइन डैश थ्रू की जो प्रॉपर्टी है वैल्यू है या कीवर्ड है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इसके अलावा ब्लिंक की ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो मैं नन करार देता हूँ। ब्लिंक की ऑप्शन अगर मैं यूज़ करूँ तो आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट हमारा यहाँ पे ब्लिंक नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि ये जो वेब ब्राउज़र मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त इसमें आपके पास हो सकता है CSS वो इफ़ेक्ट ना दे रहा हो, जबकि आप इसको अगर फायरफॉक्स में देखेंगे तो आपके पास टेक्स्ट ये ब्लिंक होता हुआ नज़र आएगा। तो ये जो डिफरेंट ब्राउज़र्स हैं वो CSS की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा-सा फ़र्क के साथ जो है वो रेंडर करते हैं, आपके पेज के सामने पेश करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ब्लिंक की वैल्यू यूज़ करेंगे तो आप फायरफॉक्स में इस टेक्स्ट को ब्लिंक होता हुआ देखेंगे, जबकि जो दूसरे ब्राउज़र्स हैं उसमें हो सकता है आपके पास कोई इफ़ेक्ट नज़र ना आए आपको। यहाँ पे इसकी वैल्यू को मैं वापस नन लिखता हूँ और उसके बाद अब हम बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की जानिब। यहाँ पे बल्कि हम इसकी कलर जो है वो भी चेंज करते हैं। जो हमारा कलर है इसको हम ब्लैक कर देते हैं। हम डिफ़ॉल्ट जो फॉर्मेटिंग है वो यूज़ करना चाहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि जो ब्लू कलर है इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को तो जो हमारे लिंक्स हैं वो अब हमारे सामने ब्लैक कलर में अपीयर हो रहे हैं। तो इस तरह आप CSS में जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग है उसको ओवरराइड कर सकते हैं। इसके अलावा अब आगे हम बढ़ते हैं सूडो क्लासेस की जानिब। ए के जो टैग हैं इनके जो सूडो क्लास है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सूडो क्लास जो है उसी टैग के किसी एक ख़ास हिस्से को फ़ोकस करती है, किसी एक ख़ास स्टेट को फ़ोकस करती है। पहले हमने आई थिंक पी के टैग के लिए एक फर्स्ट लेटर की जो सूडो क्लास थी उस पे बात की थी। तो यहाँ पे आप ए का जो सिलेक्टर है इसके बाद मैं कॉलन टाइप करूँगा और फिर जो पहली यहाँ पे सूडो क्लास है या सूडो स्टेट है वो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ लिंक की। अब अगर मैं वेब पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि हमें कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि जो पहली क्लास है वो टोटली बिल्कुल सेम है। जो हमने ए पे फॉर्मेटिंग अप्लाई की तो बाय डिफ़ॉल्ट वो
लिंक की सूडो क्लास थी, इस वजह से हमने यहाँ पे अगर हम इसको स्पेसिफिकली मेंशन ना भी करते तो ये फॉर्मेटिंग उसी तरह अप्लाई होनी थी। अब उसके बाद अगली जो सूडो क्लास है इसको मैं दोबारा यहाँ पे कॉपी करता हूँ इस टेक्स्ट को, क्योंकि हमने वन बाय वन करके इन सब पे अप्लाई कराना है। इस जो फॉर्मेटिंग है इसको यहाँ पे मैं अब एक की जो लिंक है इसको मैं चेंज करता हूँ विजिटेड में। अब जो अगली यहाँ पे हम सूडो क्लास या सूडो स्टेट यूज़ कर रहे हैं वो विजिटेड की है, और इसकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, और इसका जो कलर है हमारा टेक्स्ट का कलर है इसको मैं रेड कर देता हूँ। अब अगर मैं वेब पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि हमें कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं वेब पेज में यहाँ पे किसी भी लिंक पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि वो तमाम के तमाम लिंक्स जो है हमारे सामने रेड कलर में अपीयर हो रहे हैं। तो जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है CSS की मदद से, उसमें हमने विजिटेड लिंक्स को फोकस किया था कि जो विजिटेड लिंक्स हैं वो हमारे सामने रेड कलर में अपीयर होंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने ये प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट होती हुई नज़र आ रही है। और ये सब पे सारे जो लिंक्स हैं वो क्यों रेड हो गए हैं, उसकी वजह ये है कि हमने जो वेब पेज है उसमें कोई ख़ास लिंक प्रोवाइड नहीं किया, हमने सिंपल हैशेस या पाउंड के सिंबल यूज़ किए थे। तो अगर वहाँ पे हम उनको चेंज कर लेते हैं, बल्कि ये आप देख रहे हैं कि अंडरलाइन की प्रॉपर्टी आई थिंक प्रॉपर्ली डिस्प्ले नहीं हो रही, इस पे हम बाद में बात करते हैं। पहले मैं यहाँ पे जो लिंक्स हैं इनको चेंज करता हूँ। जो पहला हमारा लिंक है इसको मैं spinzer.com रख लेता हूँ। इसके अलावा इसी तरह वन बाय वन करके मैं कोशिश करता हूँ कि तमाम लिंक्स को एक डिफरेंट लिंक दूँ। जो उनकी डेस्टिनेशन है वो मैं चेंज करता हूँ, ताकि अब अगर हम इस वेब पेज को चेक करेंगे तो देखते हैं कि हमारे सामने रिज़ल्ट जो है वो ठीक अपीयर होता है या नहीं। ये जो ऊपर वाली कुछ बुलेट्स हैं इनको मैंने कोई लिंक अलाउड कर दिया डिफरेंट किस्म का, और इसके बाद अब हम आते हैं वापस वेब पेज में आते हैं। यहाँ पे मैं इसकी पहले हिस्ट्री क्लियर करता हूँ, और उसके बाद अब मैं वेब पेज को रिफ़्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास हिस्से क्लिक हुए हुए हैं वो आपके सामने रेड कलर में अपीयर होंगे, क्योंकि बाकी जितने भी लिंक्स पहले 3 वालों पे हमने तो चेंज कर दिया है, जो हमारे डेस्टिनेशन थी उसको चेंज कर दिया, लेकिन जो आखिरी 2 थे उन पे चेंज नहीं किया। तो आप देख रहे हैं कि जो विज़िटेड वेब पेजेज़ हैं वो आपके सामने इस रेड कलर में अपीयर हो रहे हैं। मैं वापस theme.css में आता हूँ, और यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन की जो वैल्यू है इसको मैं अगर ओवरलाइन करूँ, अब अगर मैं वेब पेज को रिफ़्रेश करूँ तो आप देख रहे हैं कि कोई ख़ास फ़र्क हमारे सामने नहीं पड़ रहा। इसकी वजह आई थिंक ये हो सकती है कि जो हमारा वेब ब्राउज़र है वो इस CSS की प्रॉपर्टी को बेहतर तरीके से, विजिटेड स्टेट की जो CSS प्रॉपर्टी है उसको बेहतर तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा। और हो सकता है कि इसको अगर हम फायरफॉक्स में किसी और दूसरे ब्राउज़र में देखें तो हमारे सामने जो रिज़ल्ट है वो ठीक अपीयर हो। तो यहाँ से हम इस प्रॉपर्टी को फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बस यही बताना है कि आप जो इनकी डिफ़ॉल्ट स्टेट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। विजिटेड स्टेट जब आप किसी लिंक के ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो उसके बाद जब आप वेब पेज पे वापस आते हैं तो जो वेब ब्राउज़र है वो इस चीज़ को याद रखता है कि आपने इस लिंक पे क्लिक किया हुआ है। तो आपके सामने अगर CSS की मदद से आप उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं विजिटेड स्टेट की, तो वेब ब्राउज़र के सामने वही फॉर्मेटिंग पेश करेगा। यहाँ पे उसके बाद जो अगली क्लास है वो एक्टिव की है। इसको मैं कॉपी करता हूँ इस हिस्से को, और इसकी जो अगली सूडो एलिमेंट है या सूडो क्लास है इसको मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पे कलर को चेंज करेंगे, और इसके अलावा ऊपर जो हमने सूडो क्लास लिखी है यहाँ पे विजिटेड को मैं एक्टिव में चेंज करता हूँ, और इसका कलर यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ ब्लू कलर। अब अगर मैं वेब पेज को रिफ्रेश करूँ और उसके बाद माउस को देख रहे हैं कि इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो कलर थोड़ा सा चेंज होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, बल्कि अगर मैं माउस को थोड़ी देर पकड़ कर रखूँ, बटन को क्लिक करके रखूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये एक्टिव स्टेट हमारे सामने अपीयर हो रही है, और कलर जो हमने CSS की मदद से असाइन किया था वो हमारे सामने अपीयर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरह आप किसी भी लिंक के जो डिफ़ॉल्ट स्टेट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। जो वेब ब्राउज़र की जो डिफ़ॉल्ट स्टेट है उनको ओवरराइड कर सकते हैं, और CSS की मदद से अपनी मर्ज़ी से खूबसूरत किस्म के मेन्यूज़ या जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हाइपरलिंक्स के लिए वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अगला मैं एक स्टेट जो आखिरी स्टेट है वो मैं यूज़ करता हूँ हवर की, और यहाँ पे इसकी वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ। जो कलर की वैल्यू है इसको मैं वाइट कर देता हूँ, और इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करते हैं बैकग्राउंड कलर की। इसकी जो वैल्यू है इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। और अब वेब पेज को अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं माउस को लेकर जाता हूँ लिंक के पास तो आपके सामने ये चेंज जो है अपीयर होता हुआ नज़र आ रहा है।
अगरचे यहाँ पे मैंने ए सेलेक्टर की इन तमाम सूडो क्लासेस पे बात की है, लेकिन यहाँ पे मैं एक गलती कर रहा हूँ जिसके बारे में मैं बताना आप लोगों को ज़रूरी समझता हूँ, ताकि जब आप CSS में अपने लिंक्स को फॉर्मेट कर रहे हो तो आप ये गलती ना करें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन सूडो क्लासेस का जो ऑर्डर है, सबसे पहले हमारे सामने एक ही सूडो क्लास है, उसके बाद विजिटेड, तीसरे नंबर पे एक्टिव और चौथे नंबर पे हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन में हमें हावर की जो सूडो क्लास है वो अपीयर होती हुई नजर आ रही है। तो इस ऑर्डर का आपने खास ध्यान रखना है। इसमें 2 रूल्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है जब आप CSS की मदद से इनको तरतीब दे रहे हो, इन क्लासेस को, इन सूडो क्लासेस को। पहला रूल ये है कि जो आपकी हावर की क्लास है वो हमेशा लिंक और विजिटेड की जो सूडो क्लास है उसके बाद आनी चाहिए। अगर तो आपने इसको पहले लिख दिया हावर की क्लास को, उसके बाद लिंक और विजिटेड की क्लास लिखी, तो हो सकता है आपको कोई खास फर्क महसूस ना हो, लेकिन जो जनरल रूल है उसमें आपको बेहतर तरीके से अपने कोड को इफेक्टिव बनाने के लिए, कि ब्राउज़र जो है उसको बेहतर तरीके से समझ सके और आपके जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है या जो आप इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं वही आपके सामने पेश करे, तो हमेशा जो आपकी हावर की क्लास होगी ये लिंक और विजिटेड की सूडो क्लास के बाद आएगी। और दूसरा रूल ये है कि आपकी जो एक्टिव की क्लास है ये हमेशा हावर की क्लास के बाद होनी चाहिए। तो आपने इन 2 रूल्स को फॉलो करना है कि हावर की क्लास लिंक और विजिटेड की सूडो क्लास के बाद आएगी, और इसी तरह जो एक्टिव की क्लास है वो हमेशा हावर की क्लास के बाद अगर आए तो आप अपने कोड को बिल्कुल ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करवाएंगे और वेब ब्राउज़र में आप बेहतर तरीके से अपना कोड को डिस्प्ले होता हुआ देखेंगे या उसका इफेक्ट जो है वो देखेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा आप कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं याद रखने के लिए। इसका जो ऑर्डर है आप इस तरह याद रख सकते हैं कि लव हेट का जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऊपर मैंने टाइप किया हुआ है लव और हेट। तो जो कैपिटल लेटर्स हैं उससे आप याद रख सकते हैं कि पहला जो हमारा वर्ड है लव, इसमें एल और वी जो है ये कैपिटल है, तो इसका मतलब ये है कि पहली क्लास जो है सूडो क्लास वो हमारी लिंक की होगी, उसके बाद विजिटेड की होगी, और फिर हेट का जो कॉम्बिनेशन है इसमें आप देख रहे हैं कि पहले 2 लफ्ज़ जो है हमारे वो कैपिटल लेटर्स में है, एच और ए। तो हावर और एक्टिव, जो एक्टिव की सूडो क्लास है वो 4th नंबर पे होनी चाहिए। तो इस रूल को आप फॉलो करने के बाद जब अपने कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे, यूज़ करेंगे, तो इंशाल्लाह तमाम ब्राउज़र्स में आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।